नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, ओबीसी जनगणना का मामला तूल पकड़ रहा है और ओबीसी जातियों के नेता आर पार की लड़ाई में विश्वास करने लगे हैं और जिस तरह से इस बीच ओबीसी जनगणना के लिए पहल शुरू की गई है, उधर तेजस्वी यादव पदयात्रा करके ओबीसी को जगाने का काम कर रहे हैं और किसी भी सूरत में केंद्र सरकार पर दबाव डालना चाहते हैं कि ओबीसी जनगणना कराए। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई पहल नहीं हो रही है। हालांकि जितने भी ओबीसी नेता हैं उत्तर प्रदेश के, सब एक स्वर से सहमत हैं कि ओबीसी जनगणना होनी चाहिए और समय समय पर मांग भी करते आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, ओपी राजभर, अखिलेश यादव, जितने भी पिछड़ी जाति के नेता हैं, सबका मानना है और सब चाहते हैं कि ओबीसी जनगणना कराई जाए और उस जनगणना के आधार पर जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है, जो सही स्थिति आती है, वस्तु स्थिति आती है, उसके आधार पर ओबीसी को की भागीदारी होनी चाहिए। शासन में, प्रशासन में, अर्थव्यवस्था में, ब्यूरोक्रेसी में, हर जगह ओबीसी को संख्या के अनुपात में महत्व मिलना चाहिए, उनकी मौजूदगी होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई आंदोलन खड़ा करने या दबाव डालने की राजनीति नहीं की जा रही है। सब चुपचाप बैठे हुए हैं अपने अपने घरों में। लेकिन इस मामले में बिहार की सराहना करनी होगी कि वहां की सत्ता पक्ष, नीतीश कुमार सरकार और विपक्ष दोनों ओबीसी के लिए लामबंद हो गए हैं, गोलबंद हो गए हैं और केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर, आरएसएस पर दबाव डालने की मुहिम छेड़ दिए हैं ताकि ओबीसी जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर कराई जाए। और अगर राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना नहीं कराई जाएगी, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले अगस्त महीने में जब तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और बाकी अन्य दलों के लोग बिहार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे ओबीसी जनगणना को लागू करवाने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया था कि राष्ट्रीय स्तर पर तो हम नहीं लागू कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो अपने राज्य में लागू कर सकते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। तो उसके बाद से ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में जो अंडरस्टैंडिंग बनी है, तो नीतीश कुमार हुए कुर्मी समाज के नेता और नीतीश हुए तेजस्वी हुए यादव समाज के नेता। इसी प्रकार से कुशवाहा समाज, जिसे कोयरी कहा जाता है, इनकी भी बहुतायत संख्या है ओबीसी की बिहार में। तो ये तीनों बड़ी जातियां मिलकर के जिस तरह से आंदोलन कर रही हैं, कभी पदयात्रा, कभी अपने वक्तव्य, कभी भाषण, तरह तरह से, और अब एक नया तरीका इन्होंने अपना लिया है कि सर्वदलीय बैठक आहूत किया है आगामी 1 जून 2022 को, और इसमें भारतीय जनता पार्टी को भी आमंत्रित किया गया है। आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी कास्ट सेंसस के विपरीत रही है शुरू से और अभी भी है विपरीत। लेकिन वोट की राजनीति ऐसी है कि उसे चाहे न अनचाहे बोलना ही पड़ जाता है कि कास्ट सेंसस कराया जाएगा। और अब जातीय जनगणना के मुद्दे पर उसने भी हामी भर दी है 1 जून को बिहार में होने वाली सर्वदलीय बैठक में आने के लिए। तो एक तरह से मजबूर किया गया है भारतीय जनता पार्टी को जातीय जनगणना के लिए, जातीय जनगणना की सहमति के लिए, जातीय जनगणना की सहमति के लिए जो सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है। इसके अलावा भी और बहुत से प्रस्ताव विचाराधीन हैं जिसे अमल में लाया जाएगा। अगर सर्वदलीय बैठक की बात नहीं मानी जाएगी, इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस के कानों पर जूं नहीं रेंगेगा, तो अभी बहुत से हथकंडे हैं। इसमें खास करके
किसान आंदोलन की तरह ओबीसी आंदोलन होगा और सरकार को घुटनों पर लाने के लिए, माफी मांगने के लिए विवश किया जा सकता है। पिछड़ी जाति के लोगों ने अब कमर कस लिया है और वे पीछे नहीं हटना चाहते हैं और अपना हक प्राप्त करने के लिए, अपनी संख्या की जानकारी के लिए, और जो कांशीराम का नारा था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और यही नारा बाबू जगदेव प्रसाद का भी था बिहार में। उन्हें बिहार लेनिन के रूप में जाना जाता है। तो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से पहले कांग्रेस हमेशा बचती रही है। न तो वो ओबीसी जनगणना कराना चाहती थी, न वो मंडल आयोग लागू करना चाहती थी, न वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देना चाहती थी। तो जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आज लग रहे हैं, वही आरोप कांग्रेस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के उदय से पहले लगे थे। और यही कारण है कि जब ओबीसी ने हाथ खींच लिया तो कांग्रेस धराशायी हो गई और आज मृत प्राय हो रही है, और उसे चिंतन शिविर करना पड़ रहा है फिर से जगाने के लिए कांग्रेस को। कांग्रेस में फिर से ऊर्जा भरने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस को छोड़ करके जाने वाले बड़े नेताओं की फेहरिस्त है, और उस फेहरिस्त आगे बढ़ती ही जा रही है। वरिष्ठ वकील कपिल देव, क्या नाम था इनका, जो भारतीय जो कांग्रेस के नेता थे, इन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया है और ये निर्दलीय के रूप में राज्यसभा में जा रहे हैं, और इनका समर्थन समाजवादी पार्टी करेगा और समाजवादी पार्टी की तरफ से ये राज्यसभा के सदस्य होंगे। कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ा है अभी 16 मई को। तो इस तरह से अगर पिछड़ों की राजनीति को, पिछड़ों के प्रश्न को कांग्रेस ने नहीं उठाया तो वो कांग्रेस रसातल में धंस गई है। और अगर भारतीय जनता पार्टी भी पिछड़ों के साथ अन्याय करेगी, पिछड़ों के साथ भेदभाव करेगी और पिछड़ों के साथ ऊंच नीच की भावना अपनाएगी, जिस तरह से कि उस स्टूल पर बैठाने का काम केशव प्रसाद मौर्य को किया गया था, तो उसका खामियाजा उसे भुगतना ही पड़ेगा। और इसी बात से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के डर के बारे में यह कहा जा सकता है कि वोट पर चोट के डर से भारतीय जनता पार्टी से कुछ भी मनवाया जा सकता है। अपनी बातें किसानों ने मनवाई थी, वोट के चोट के डर से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा था। तो उसी तरह से वोट पर चोट करने का मन पिछड़ी जाति के लोग भी बना रहे हैं। और जब मन बना लेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सभी चुनाव से बहिष्कार करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी उसी जगह पहुंच जाएगी जिस जगह आज कांग्रेस है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो एक सवर्णवादी ब्राह्मणवादी पार्टी है, उसे अपने एजेंडे में, उसे अपने उसूलों में, उसे अपने विचारधारा में परिवर्तन करना पड़ेगा। और वो परिवर्तन पिछड़ी जातियों के हितों के से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और अगर नहीं होगा तो पिछड़ी जातियां तो उनका साथ छोड़ेंगे ही, और मुसलमान तो पहले ही छोड़ चुके हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोग तो पहले से ही डरे हैं, सहमे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी और उसकी कुटिल नीतियों से। और भारतीय जनता पार्टी की मुसलमानों को बाहर निकालो, मुसलमानों की नागरिकता छीनो, मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाओ, इससे मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से बहुत दूर चले गए हैं और अब आने की संभावना नहीं है। और कुछ ऐसा ही बर्ताव पिछड़ी जातियों के साथ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनके ऊपर भी आए दिन बुलडोजर चलाया जाता है, उनकी बहन बेटियों से बलात्कार किया जाता है, उन्हें समाज में सिर उठा करके जीने का अवसर नहीं दिया जाता है। कोई पिछड़ी जाति का या दलित जाति का दूल्हा घोड़ी पर चढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी के से समर्थन करने वाले लोग, ऊंची जातियों के लोग ऐसा देखना भी नहीं पसंद करते हैं। और कई जगह तो बवाल भी खड़ा हो जाता है और पुलिस को जाकर के शादियां संपन्न करानी पड़ती है। तो जो आज का सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सिनेरियो है,
ये बहुत ही दुखद और बहुत ही चिंताजनक है। जो समाज को आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए, पिछड़ी जातियों के लोगों को, दलित समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने की बात होनी चाहिए, तो उन्हें और पीछे ढकेलने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन अब ओबीसी के लोग चुप नहीं बैठेंगे और इसकी शुरुआत हो गई है। बिहार से शुरुआत हुई है और अगर बिहार से शुरुआत हुई है, 1 जून को सर्वदलीय बैठक हो रहा है। इसमें जो प्रस्ताव पारित होगा उसके आधार पर हो सकता है कि बिहार सरकार खुद ही कानून बना करके और बिहार प्रांत में ओबीसी जनगणना कराने के लिए एकजुट हो जाए, एक सहमत हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो जितनी भी ओबीसी की सरकार है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन ओबीसी का व्यक्ति, ओबीसी का नेता मुख्यमंत्री है, तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी में भी ओबीसी के नेता हैं, वे सब चाहते हैं कि कास्ट सेंसस हो और ओबीसी की जनगणना की जाए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ब्राह्मणवादी लॉबी, सवर्णवादी लॉबी ही नहीं चाहती है, बाकी बैकवर्ड लॉबी, ओबीसी लॉबी, दलित सब लोग चाहते हैं कि ओबीसी जनगणना होनी चाहिए। ऐसे में हो सकता है कि पिछड़ी जातियों के साथ जो विपक्ष लामबंद हुआ है, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ी जातियों के विधायक और सांसद भी साथ में आ जाएं और अपने आंदोलन को मजबूत करें। और अब समय आ गया है कि ऐसा उन्हें करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोटोकॉल है, जो उसकी नीतियां हैं, जो उसका ब्राह्मणवाद है, जो उसकी देश बेचने की इच्छा शक्ति है, उसके खिलाफ, और जो उसकी ओबीसी को, दलित को आरक्षण देने या संविधान के समानता परक विचारधारा के खिलाफ उसकी आवाज है, उससे अगर 2-4 करना है और अगर उसकी सवर्णवादी मानसिकता को लाइन पर लाना है, तो भारतीय जनता पार्टी के भी ओबीसी नेताओं को विपक्ष का साथ देना चाहिए और पुरजोर कोशिश करनी चाहिए, पुरजोर मांग करनी चाहिए उन्हें कि भारतीय जनता पार्टी को झुका सके और वो 2022 की होने वाली जनगणना में ओबीसी जनगणना जरूर कराए। वैसे नवभारत टाइम्स पटना के संपादक और दिल्ली संस्करण में कई सालों तक सहायक संपादक रहे, जो संपादकीय लिखते थे, उपेंद्र प्रसाद का ये मानना है कि ओबीसी जनगणना कहना ही गलत है, क्योंकि जनगणना अगर है तो इसमें ऊंची जातियों का, ओबीसी का और सभी जातियों का, शुरू से ऊपर से नीचे तक छोटी बड़ी जितनी भी जातियां हैं, सबकी जनगणना होनी चाहिए, सोशियो आधार पर, इकोनॉमिक आधार पर, कास्ट के आधार पर। इसलिए अगर ओबीसी ये मांग कर रहा है कि ओबीसी जनगणना, तो ये गलत है। उसे तो जनगणना की मांग करनी चाहिए कि सबकी जनगणना हो। मान लीजिए ओबीसी की जनगणना हो जाती है और सवर्णों की जनगणना नहीं होती है, तब भी पेच फंसेगा कि हमें कितना मिलना चाहिए। मान लीजिए हमारी अभी आबादी ओबीसी की 52% है 1931 के जनगणना के अनुसार, तो वो आबादी बढ़ करके 55 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है। लेकिन ब्राह्मणों की कितनी आबादी होगी, ठाकुरों की कितनी आबादी होगी, बनियों की कितनी आबादी होगी, इसका पता नहीं होगा। इसलिए अगर सेंसस हो रहा है, जनसंख्या जनगणना हो रही है, तो सभी जातियों का, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, ऊंची जातियों को, सभी को कि सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट जनगणना होनी चाहिए। लेकिन भारत सरकार और मोदी सरकार और उसका जो बाप बैठा हुआ है आरएसएस, वो कतई नहीं चाहता है कि जातीय जनगणना हो और सभी जातियों को पता चले कि उनकी संख्या कितनी है। और अगर उन्हें संख्या का पता चल जाएगा तो इससे उनका ब्राह्मणवादी एजेंडा, इससे उनका सवर्णवादी एजेंडा ध्वस्त हो जाएगा। तो ये मानना है मोहन भागवत का और पूरा हिंदू लॉबी का, पूरे हिंदू संगठनों का और मोदी सरकार का। और इसीलिए
जनगणना नहीं कराई जा रही है ओबीसी। उपेंद्र प्रसाद का और भी एक कहना है कि बिहार में ओबीसी जनगणना के लिए दबाव डालने के लिए जनगणना के बहिष्कार की बात कही जा रही है, और इस बात को तेजस्वी यादव ने अपने पदयात्रा के दौरान, बता दें आपको कि उनकी पदयात्रा इसी पर चल रही है, पूरे बिहार में घूम घूम कर ओबीसी को जगाने के लिए वो पदयात्रा कर रहे हैं और ओबीसी जनगणना के लिए जागरूकता पैदा कर रहे हैं। तो उस जागरूकता पैदा करने के बीच में तेजस्वी यादव यह भी कह रहे हैं कि अगर चुनाव कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी 2022 में शुरू करती है पहल, वैसे आपको बता दें कि यह जनगणना 2021-11 में हुई थी और 10 साल बाद जनगणना कराई जाती है, तो 2021 में जनगणना शुरू कर दी जानी चाहिए थी। लेकिन संसद में बयान देकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कोविड प्रोटोकॉल और कोविड महामारी की वजह से 1 साल टाला जा रहा है, यानी 2022 में जनगणना कराई जाएगी, देश की राष्ट्रीय जनगणना होगी। लेकिन 2022 आ गया और 2022 में भी अभी कहीं भी कोई सुगबुगाहट नहीं है और जनगणना की कोई बात नहीं चल रही। इसकी वजह है कि ओबीसी वर्ग का दबाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नरेंद्र मोदी जी उहापोह में पड़े हुए हैं। भाई, गति सांप छछूंदर केरी, न तो खा सकते हैं और न उगल सकते हैं। सांप जो होता है वो छछूंदर को मुंह में ले लेता है, न तो वो खा पाता है और न उगल पाता है। उगल देगा तो शिकार निकल जाएगा, खा लेगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से उहापोह की स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी कि कास्ट सेंसस कराया जाए या नहीं कराया जाए। अगर नहीं कराया जाएगा तो ओबीसी जातियां नाराज हो जाएंगी और 2024 के चुनाव में हार का भी मुंह देखना पड़ सकता है। और अगर कराया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सारी विचारधारा चौपट हो जाएगी और उसका हिंदूवाद, हिंदू कार्ड सब कुछ फेल हो जाएगा और जातिवाद और मंडल 2 की शुरुआत हो जाएगी। फिर पिछड़ी जातियां उफान पर होंगी और मंडल 2 के तहत वे सत्ता में आकर के रहेंगी और ब्राह्मणवाद, सवर्णवाद का समूल नाश कर देंगी। अगर मंडल 2 की जोरदार ढंग से शुरुआत होती है तो आपको बता दें कि 2011 में लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और भारतीय जनता पार्टी के गोपीनाथ मुंडे के दबाव में आकर के कांग्रेस सरकार के प्रमुख उस समय सोनिया गांधी थी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाया था, जिसमें 400 करोड़ से ज्यादा पैसे लगे थे, रुपए लगे थे। और इसका रिजल्ट 2016 में आया था, मतलब कि 2016 तक जनगणना पूरी हो गई थी, 2011 में शुरू की गई थी। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के नतीजे प्रकाशित नहीं किए गए पूरी तरह से। सोशियो मतलब कि सामाजिक आंकड़े तो प्रकाशित कर दिए गए, इकोनॉमिक आंकड़े तो प्रकाशित कर दिए गए, लेकिन कास्ट के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए। और अगर कास्ट के आंकड़े प्रकाशित कर दिए जाते तो ओबीसी जनगणना की मांग ही नहीं की जाती आज, क्योंकि हमें पता चल जाता कि हमारी कितनी संख्या है। तो प्रकाशित न करने का रहस्य समझिए और इससे ये अंदाजा लगाइए कि इसीलिए डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी कि अगर पिछड़ी जातियों को उनकी वास्तविक संख्या का पता चल जाएगा, उनको अपने वोट का पता चल जाएगा, उनको अपने आबादी का प्रतिशत का पता चल जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी की ब्राह्मणवादी और सवर्णवादी नीतियां चल नहीं पाएंगी, उसकी हार होगी। और इसीलिए कास्ट सेंसस के आंकड़ों को छुपाया गया और उन आंकड़ों को समाज कल्याण विभाग के हवाले कर दिया गया और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। लेकिन उस एक्सपर्ट कमेटी का क्या हुआ, उसका क्या हश्र हुआ, उन कास्ट आंकड़ों का क्या हश्र हुआ, आज तक नहीं पता चला है। इसका मतलब कि सब उसे रफा दफा कर दिया गया, सब उसे छिपा लिया गया और वो अस्तित्व में नहीं आ सकता है। लेकिन अरुण जेटली, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता थे,
2016 में उन्होंने ये बात को बताया था कि लगभग 40 लाख जातियां जनगणना से सामने आई हैं। 40 लाख जातियों में सब हैं, ब्राह्मण भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, हिंदू भी हैं, दलित भी हैं, बहुजन भी हैं, सब हैं इसमें। तो अभी तक तो पता था लोगों को कि भारत में 6,427 या समकक्ष या 6,500 के आसपास जातियां हैं। लेकिन 2011 में जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ तो उसमें जातियों की संख्या बढ़ गई, और जब जातियों की संख्या बढ़ गई तो भारत सरकार ने देखा कि इसमें ओबीसी ज्यादा हैं, और ज्यादा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा हैं, तो उन्होंने आंकड़े प्रकाशित करने से मना कर दिया। तो इस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी जनगणना नहीं कराएगी तो निश्चित रूप से उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यहां तक कि तेजस्वी यादव का कहना है कि सेंसस का ही बहिष्कार कर दिया जाएगा, जनगणना का ही बहिष्कार कर दिया जाएगा। जनगणना करने वाले आएंगे तो उन्हें चाय पानी पिला करके रुखसत कर दिया जाएगा, उन्हें कुछ बताया नहीं जाएगा। पिछड़ी जात के लोगों ने दबाव डालने के लिए मोदी पर इस तरह की बातें करना भी शुरू कर दिए हैं। आंदोलन करने की बात भी किसान आंदोलन की तरह शुरू कर दिए हैं। सर्वदलीय बैठक 1 तारीख को हो ही रही है, और उस बैठक में निश्चित किया जाएगा कि सरकार पर, भारत सरकार पर दबाव डालने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए जा सकते हैं। इस तरह से ओबीसी जनगणना का यक्ष प्रश्न भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का पीछा नहीं छोड़ेगा, और अपना हक प्राप्त करने के लिए, राष्ट्र की मुख्य धारा में आने के लिए ओबीसी को जो कुछ भी करना पड़ेगा सब कुछ करेगा। और अगर इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है तो एक बहुत बड़ा, जो कि 54%, 55% से भी ज्यादा अनुमानित आंकड़ा है ओबीसी का, ये वोट पर चोट करेगा। और भारतीय जनता पार्टी को, जहां उसका 1980 के पहले वो थी, कहीं भी उसका कोई अस्तित्व नहीं था, कहीं भी सरकार नहीं थी, और उसे एक सांप्रदायिक पार्टी के रूप में जाना जाता था, और उसका एक तरह से वनवास था, उसी वनवास में फिर से भेज दिया जाएगा, और भारत में फिर से ऐसी सरकार बनाई जाएगी जो कि ओबीसी, जिसका प्रधानमंत्री होगा, ओबीसी राष्ट्रपति होगा, और ओबीसी का बाहुल्य होगा सुप्रीम कोर्ट में भी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।